नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान का बजट वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक है, और उसमें कुछ अवधारणात्मक चीज़ें पढ़ी थी कि बजट की उत्पत्ति कैसे हुई, बजट शब्द का अर्थव्यवस्था में क्या अर्थ होता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में या संवैधानिक क्या प्रावधान है बजट से जुड़े हुए। ठीक है, राजस्थान में बजट से जुड़े हुए जो आंकड़े थे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। बजट किस तारीख को जारी किया गया, ठीक है, वो बताया। ठीक है, आज उससे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और राजस्थान का जो बजट जो वास्तविक है उसको पढ़ेंगे अपन, और उसमें से जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो आज अपन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, ये ब्रीफ केस होता है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण लाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, इस ब्रीफ केस को ही क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, और चमड़े का होता है। अब किस डेट को जारी हुआ था, 20 फरवरी 2020 को जारी हुआ था। अब मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया था, ठीक है, उसमें बजट का सार आपको पूरा मिल जाएगा, और उसमें से भी उस बजट भाषण का भी सार क्या है, उसमें से क्या प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसको संबोधित किया जाता है। सबसे पहला तो आपको कॉमन चीजें, ठीक है, कॉमन चीजें भी अपन साथ में देखते चलेंगे, जिससे ताकि अपन को जो बारीक से बारीक चीजें वो भी पता हो, और डीप से डीप जो क्वेश्चन बने वो भी आपको पता चल जाए। तो किसको संबोधित किया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है, मुख्यमंत्री जी द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत, पिछले वीडियो में बता दिया था कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत ये बजट जारी किया जा रहा है। ठीक है, राज्यपाल करवाता है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री है वो क्या होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, और सारे जो मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में, जो वित्त मंत्री होता है वो भी क्या है, जनता का प्रतिनिधि है। और जो सदनों में बैठने वाले जनप्रतिनिधि है वो भी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, और सरकार के पास पैसा आता कहाँ से, जनता से ही आता है, और जनता पे ही खर्च होता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है ये जनता के लिए ही है। ठीक है, जनता के सामने रखी जाती है, जनता के प्रतिनिधियों के सामने रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें किसको संबोधित किया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके सामने ये बजट रख रहा है। मैं आपकी अनुमति से, ठीक है, यहाँ पर अनुमति ले रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए राज्य के वर्ष, हाँ पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैंने क्या क्या शामिल होता है किसी बजट में। राज्य के वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान। ठीक है, संशोधित अनुमान मतलब खर्च हो चुका है, व्यय हो चुका है, ठीक है, आय हो चुकी है, तो संशोधित अनुमान अपन को प्राप्त हो चुके हैं। फिर देखिए एवं, ठीक है, वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमान। ठीक है, ये तो संशोधित अनुमान थे और ये क्या है, अनुमान है। ठीक है, अभी तक अपन संशोधन नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो इस बजट में क्या क्या हो जाता है, ये रिपीट हो रहा है, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें बजट का बिंदु दूसरा देखिए, बजट में वर्तमान और आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण पेश करता है। ठीक है, बजट क्या कर रहा है यहाँ पर, वर्तमान और आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण मैंने आपको बता दिया था, वार्षिक वित्तीय विवरण ही कहते हैं। संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, विवरण तो पेश करता ही है, साथ में सरकार का आर्थिक एजेंडा भी तय करता है। बजट क्या करता है, सरकार का आर्थिक एजेंडा भी तय करता है। ठीक है, क्या मुद्दे हैं उसके, सरकार के आर्थिक मुद्दे क्या है। ठीक है, हमारी सरकार की वित्तीय नीतियां, बजट में क्या है भाई, सरकार की वित्तीय नीतियां क्या है और किन क्षेत्रों को प्राथमिकताएं दी गई है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में सर्वाधिक खर्च किया गया, लगभग 50% खर्च किया गया। ठीक है, तो उसकी प्राथमिकताएं क्या है, दूसरे नंबर पे अपन ने विद्युत को रखा था, ग्रामीण विकास को रखा था। ठीक है, तो प्राथमिकताएं क्या है वो क्रम मैंने आपको बता दिया था। इसके लिए हमने कृषकों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसाइटी आदि के सुझाव और विचारों को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है। समावेशी मतलब संपूर्ण जो ये वर्ग है इनके हितों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया, समावेशी बजट बनाया गया है। ठीक है, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, समावेशी बजट।
ठीक है। ये सारे जो वर्ग हैं इनके हितों को ध्यान में रखते, हित और सुझाव, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए क्या है, ये बजट बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले वर्ष में हम कौन कौन से दूरगामी कदम उठाना चाहते हैं, इसका ब्यौरा देने से पहले यह समीचीन है कि मैं देश की आर्थिक स्थिति की एक सच्ची तस्वीर, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पर देखिए केंद्र और राज्य संबंध में आपको बता देता हूँ, पहले तो पॉलिटी का विषय है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केंद्र सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर निर्भर करती है। ये आप लाइन बिल्कुल याद रखिए, ये आपको जो केंद्र राज्य संबंध है उनके बारे में एक थोड़ा सा परिचय देगी। क्या है हमारी संघीय व्यवस्था में, हाँ, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों पर निर्भर करती है। मतलब राज्य सरकारों का जो बजट होता है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इस बजट में यह भी बता दिया गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक बुरे दौर से गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इन्होंने अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने विश्व बैंक, इंटरनेशनल मनी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अनुमान हैं उनकी भी बात की है, डाउनग्रेड किया है उन्होंने अपनी रेटिंग को या अनुमानों को डाउनग्रेड किया है। मतलब जो विकास दर है, ठीक है, वो उसमें गिरावट के अनुमान बताए हैं। किसने किसने बताए, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मनी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन तीनों ने क्या किया है, अपने अनुमान को कम किया है विकास दर के। और इसमें केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वे 2019-20 की भी बात की गई है। वो देखिए जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी कितना रखा गया है, 5%। विकास दर कितने प्रतिशत की बात की गई, 5% विकास दर की बात की गई है, जो केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वे में है 2019-20 का, ठीक है। अब बेरोजगारी की दर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको एक थोड़ा सा संकेत मिल जाएगा, ये प्रश्न नहीं पूछते हैं ऐसे, लेकिन एक संकेत जरूर मिल जाएगा कि जो बेरोजगारी की दर है वो 2017-18 में वो देखिए 45 वर्षों में सर्वाधिक, ठीक है, कितनी है, 6.1% जो है वो बेरोजगारी की दर है। अभी भारत की बात हो रही है यहाँ पर, ये मुख्यमंत्री जो राजस्थान के उन्होंने अपने भाषण में ये बातें कही है, ठीक है। ये प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में अभी वर्तमान में बेरोजगारी की दर कितने प्रतिशत के लगभग चल रही है, ठीक है। और उपभोक्ताओं की मांग घटी है, पैसा नहीं है, खरीद की जो शक्ति है वो कम हुई है। जो भारत की आम जनता है उसकी खरीद की शक्ति क्या हुई है, कम हुई है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में बात की है कि राजस्व में गिरावट आ रही है केंद्र सरकार के राजस्व में, ठीक है। और इसका फर्क कहां पर पड़ रहा है, हमारे प्रदेश राजस्थान पे पड़ रहा है, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में मिलता है, ठीक है। अब अभी अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि राजस्थान का जो हिस्सा है केंद्रीय करों में उसमें क्या कमी आई है, ठीक है, कितनी कमी आई है, तो आपके 10,362 करोड़ रुपए की कमी आई है केंद्र सरकार के जो टैक्सेज है उनमें से। फिर देखिए केंद्र सरकार, यहां पर एक और चीज की तरफ वो संकेत कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो कई तरीकों से धन जुटा लेती है। मतलब यहां पर आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार के धन जुटाने के तरीके क्या क्या है, ठीक है। अब वो आरबीआई से पैसा ले सकती है, ठीक है, केंद्र सरकार किससे पैसा ले सकती है, केंद्रीय बैंक से पैसा ले सकती है, आरबीआई से पैसा ले सकती है। और उन्होंने क्या किया है, एयर इंडिया और बीपीसीएल में विनिवेश किया है, ठीक है, एलआईसी में हिस्सेदारी कम कर ली है, ठीक है, उसमें विदेशी निवेश को लाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार को पैसा मिल रहा है, लेकिन राज्यों को पैसा नहीं मिलता है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। केंद्रीय बैंक से राज्य सरकार पैसा नहीं ले सकती है, ठीक है, इस तरफ वो संकेत कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है, हाँ, यहां पर उन्होंने एक चीज कथन का यूज लिया है, कथन लिया है जो आपके महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनका एक कथन लिया है, मेरी ये प्रबल कामना है कि हर आंख का आंसू पहुंच सकूं, ठीक है। यहाँ पर ये बजट में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, आपके महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का ये कथन है, मेरी ये प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पहुंच सकूं, ठीक है, ठीक है। ये उनको किसको प्रेरित कर रहा है, ठीक है, सरकार को प्रेरित कर रहा है। अब यहाँ पर
एक और प्रश्न बनता है, ठीक है। उन्होंने अपने भाषण में ही बता दिया कि उनको तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का क्या मिला है, अवसर मिला है, ठीक है, अवसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है अभी तक के लिए, ठीक है, कि जो अशोक गहलोत जी हैं वो कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो ये तीसरा कार्यकाल है उनका, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये किसका कौन सा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत का, ठीक है। और फिर देखिए अगले में, देखिए पिछली सरकार की बात की है उन्होंने, ठीक है, पिछली सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन की बात की है, लेकिन यहां पर अपने काम की जो चीज है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि अभी राजस्थान पे कर्ज कितना है, ठीक है, अभी राजस्थान सरकार पर कितना कर्ज है। तो देखिए 3,10,000 करोड़ रुपए कर्ज है ये राजस्थान सरकार पर, ठीक है। ये राजस्थान सरकार पर कर्ज नहीं है, राजस्थान की आम जो जनता है उस पर कर्ज है, ठीक है। कितना कर्ज है, 3,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें एक अपन को चीज और मिल जाती है, ठीक है। 3,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है राजस्थान पर अभी। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गत बजट में हमने जो जन घोषणा पत्र, ठीक है, पिछले बजट की बात हो रही है, अभी अपन ने देख लिया था कि वर्तमान बजट में क्या किया जाता है, संशोधित जो आंकड़े होते हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं पिछले वित्तीय वर्ष के या पिछले बजट के, ठीक है। तो गत बजट की बात कर रहे हैं, वो 2019 के बजट की। जन घोषणा पत्र में लिए गए संकल्पों की दिशा में कई बड़े कदम उठाए थे, ठीक है। अब किसानों की बात की है तो पिछले बजट में, हाँ, क्यों बता रहा हूं मैं ये चीजें कि 2019 के बजट में क्या किया गया था, उनके द्वारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई थी पिछले बजट में। फिर देखिए सहकारी ऋण माफी की बात की गई थी पिछले बजट में। घर के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता क्लिनिक, ठीक है, जनता क्लिनिक, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत कब और कहां से की गई, ठीक है। फिर बोल रहा हूं प्रश्न, राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत कब और कहां से की गई। तो याद रखिए, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आपके 18 दिसंबर 2019 को मालवीय नगर जयपुर से, ठीक है। जनता क्लिनिक की शुरुआत कब और कहां से की गई, 18 दिसंबर 2019 को मालवीय नगर जयपुर, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। ये जनता क्लिनिक आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार के द्वारा भी ऐसा कोई प्रयास किया गया था, उससे प्रभावित होकर राजस्थान में भी ऐसा किया गया है, जनता क्लिनिक, ठीक है। घर के पास स्वास्थ्य, अब जनता क्लिनिक है क्या, वो भी इसमें बजट भाषण में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। घर के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता क्लिनिक, ठीक है। महिलाओं के उत्थान के लिए 1,000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि, ये कब की बात हो रही है, पिछले बजट की बात हो रही है, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि, ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए पिछले बजट में। 1 लाख युवाओं को कुल 1,000 करोड़ रुपए के ऋण, ठीक है, किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत ये ऋण दिया गया था पिछले बजट में। और पिछले बजट में राजस्थान जन आधार योजना, ठीक है, और ये पिछले बजट की बात हुई। और पिछले बजट के अंतर्गत या पिछले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्या हुए, राज्य खेल हुए थे, ठीक है। अब 2022 में होंगे आने वाले जो राज्य खेल है उनकी बात करें तो, ठीक है, पिछले वर्ष हुए तो 2019 में राज्य खेल पहली बार। यहां पर प्रश्न बनता है, राजस्थान में पहली बार राज्य खेल कब आयोजित हुए, 2019 में, ठीक है। देखिए बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे वीडियो के रूप में पढ़ेंगे अपन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप हैं उनको देख सकें, ठीक है। तो प्रथम राज्य खेल कब शुरू हुए राजस्थान में, या पहली बार कब आयोजित हुए राज्य खेल, 2019 में हुए। अब कब होंगे, 2022 में होंगे, ये भी अपन इसी वीडियो में देखेंगे अभी। फिर देखिए आगे का जो पॉइंट है वो देखिए, संपूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है, इस परिवार के लिए मैं 7 संकल्पों को, ठीक है। अब आपको एक कॉमन प्रश्न मिलेगा इस बजट में कि राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान का जो बजट है 2020-21 का, उसमें सरकार द्वारा कितने संकल्प लिए गए हैं, कितने संकल्प लिए गए हैं, 7 संकल्प लिए गए हैं इस 2020 के 21 के बजट में, ठीक है।
अब ये जो बजट की प्राथमिकताएं, ये संकल्प क्या है, ये बजट की प्राथमिकताएं है बताता है, ठीक है। और ये संकल्प कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, पहला संकल्प कौन सा है, ठीक है। और 7 संकल्प आपको इस प्रकार से भी याद रखना है कि कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया इन संकल्पों में, ठीक है, क्या संकल्प लिए गए, ठीक है। तो पहला संकल्प देखिए निरोगी राजस्थान, इसी के अंतर्गत अपन बजट को और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए निरोगी राजस्थान, ठीक है। निरोगी राजस्थान मतलब राजस्थान की आम जनता है उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे, आम जनता के स्वास्थ्य स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात की गई है। निरोगी राजस्थान मतलब बीमारियों से बचाव होता रहे, उसके लिए सरकार प्रयासरत रहेगी, ठीक है। बजट जारी किया है और वो डिटेल में पढ़ेंगे अभी। संपन्न किसान, दूसरा संकल्प क्या लिया गया, संपन्न किसान मतलब किसानों की जो आय अपन देखते हैं केंद्र सरकार ने 2022 तक बढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी इस प्रकार के प्रयास करेगी, ठीक है। और संपन्न किसान, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेगी, किसानों को हर प्रकार की जो संभव है वो सुविधाएं और ऋण उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। और देखिए राजस्थान भी क्या एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। भारत की तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार एक कृषि प्रधान राज्य है, उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की खुशहाली की बात की गई है दूसरे संकल्प में। तीसरे में देखिए महिलाओं, बालकों और वृद्धों के कल्याण के लिए जो योजनाएं लाई गई है या योजनाएं लाई गई इस बजट में, उनके बारे में बात की है तीसरे संकल्प में। चौथा संकल्प क्या है, सक्षम मजदूर, मजदूरों के कल्याण की बात की गई है। छात्रों, युवाओं और जवान, जवान मतलब यहाँ पर अपन लेंगे जो सैनिक वर्ग है, सैनिकों के कल्याण के लिए बात की गई है। और मजदूरों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार की बात की गई है। फिर देखिए शिक्षा का परिधान, शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार की बात की गई है। आपके 5वें संकल्प में शिक्षा का परिधान, परिधान मतलब उसमें सुधार लाया जाएगा, और सुधार क्या होंगे वो आने वाले अपन डिटेल में पढ़ेंगे हर चैप्टर में। छठा संकल्प है पानी की जो समस्या है राजस्थान में, या ऊर्जा समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की जो बदहाल स्थिति है उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। पेयजल या सिंचाई के लिए, फिर बिजली विद्युत आपूर्ति के लिए और सड़कों के लिए, सड़क मार्गों के सुधार की बात की गई है छठे संकल्प में। फिर देखिए 7वें संकल्प में क्या बात हुई, कौशल और तकनीक प्रधान, ठीक है। यहां पर आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या भाई तकनीक प्रधान सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात की गई है। और ये क्या है, ये बजट है, ये 7 हिस्सों में बांटा गया है, और ये एक एक संकल्प क्या है 7 हिस्सों में एक एक संकल्प से एक एक भाग में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ 7 संकल्प इस प्रकार से थे। अब पहला संकल्प है निरोगी राजस्थान, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन इसमें। फिर देखिए पहला संकल्प निरोगी राजस्थान है, ठीक है। अब देखिए पहला सुख निरोगी काया, ये आपने सबने सुना होगा, ये हमारी सरकार भी मानती है, ठीक है। अब स्वस्थ राजस्थान को समर्पित करते हैं, ये बजट किसको समर्पित है, स्वस्थ राजस्थान को समर्पित है, ठीक है। ये बजट किसको समर्पित है, स्वस्थ राजस्थान को समर्पित है। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक और कथन को उद्धृत किया है, यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा असली धन है, ठीक है, सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। ये किसने कहा है, आपके महात्मा गांधी ने कहा है, और उनके इस वाक्य को उन्होंने बजट भाषण में स्थान दिया है। फिर देखिए ये पहला संकल्प यहाँ पर पूरा करने के लिए इनकी कार्य योजना क्या होगी, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी जो घोषणाएं हैं इस बजट में उनके बारे में बात कर लेते हैं। कितना प्रावधान किया गया, 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए। किसको ध्यान में रखते हुए, पहले संकल्प, ठीक है, निरोगी राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बात की है अपने पुराने कार्यकाल जो है उनकी बात की है, और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की बात की है उन्होंने, ठीक है। और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना आपको इसलिए याद रखनी है, मैं प्रश्न बता रहा हूं कैसे बन सकते हैं, पुरानी योजनाओं से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब लागू हुई थी, ठीक है। अब आप बजट भाषण का अध्ययन करें,
तो ये चीजें आपको फिर से याद करनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू कब हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2 अक्टूबर 2011। पहला प्रश्न 2 अक्टूबर 2011। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता जा रहा हूं, उत्तर भी बताता जा रहा हूं। ठीक है, पहला प्रश्न बनता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू हुई, तो 2 अक्टूबर 2011 को। फिर देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ये पुराने पेपर में। ठीक है, तो निःशुल्क जांच योजना देखिए 7 अप्रैल 2013 को। दूसरा प्रश्न यहां पर बन जाता है। ठीक है, निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। फिर है जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक ये 2019 की बात कर रहे हैं, 18 दिसंबर 2019 जनता क्लिनिक। यहां पर 18 दिसंबर 2019। ठीक है, फिर देखिए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा। ठीक है, यहां पर चौथा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से, एक तो आपके जनता क्लिनिक का, दूसरा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा का प्रश्न बनता है। ठीक है, अब ये कब जारी हुई या कब शुरू हुई, 1 सितंबर 2019 को। ठीक है, यहां पर चौथा प्रश्न बन जाता है। चौथे प्रश्न का मैं बता देता हूं यहां पर। ठीक है, ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा 1 सितंबर 2019 को शुरू की गई ये बीमा योजना। ठीक है, अब इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में हुए या पिछले जो समय में हुए जो कार्य हैं उनको भी बता दिया है, लेकिन हमारे लिए क्या प्रश्न तैयार कर दिए इस बजट से। ठीक है, तो 4 प्रश्न तो यही हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हमने दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक का जो 4 प्रश्न हैं उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5वां प्रश्न। जो निरोगी राजस्थान अभियान है वो कब शुरू हुआ है, तो इन्होंने अपने बजट भाषण में ये बता दिया है कि दिसंबर 2019 से। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है, निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न बनता है और प्रश्न में ही उत्तर आपको बता दिया है, दिसंबर 2019 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर इस अभियान का उद्देश्य क्या है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये शुरू कब हुआ। ठीक है, ये नहीं पूछ लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर भी देते हैं। इसके माध्यम से हमारी कोशिश यह रहेगी कि बीमारियों के प्रिवेंशन पर फोकस किया जा सके। ठीक है, निवारण, बीमारियों के निवारण पर या उपचार पर उनका फोकस रहेगा, ये उन्होंने बता दिया है। निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है, बीमारियों के प्रिवेंशन निवारण पर फोकस। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न यहां पर, ये इसका उद्देश्य हो गया। प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हो गया कि आपके निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या होगा, ये हो गया। अब देखिए इसके लिए जो बजट है वो कितना जारी किया है। ठीक है, ये यहाँ पर 7वां प्रश्न बनता है, निरोगी राजस्थान के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कितने करोड़, 100 करोड़ रुपए का क्या किया गया, प्रावधान किया गया यहाँ पर। 7वां प्रश्न हो गया, निरोगी राजस्थान के लिए 100 करोड़। और इसके लिए कौन सा कोष बनाया गया, यहां पर 8वां प्रश्न। ठीक है, निरोगी राजस्थान अभियान के क्रियान्वयन के लिए कौन सा कोष बनाया गया है, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया गया है। ठीक है, ये घोषणा की गई है, देखिए गठन की घोषणा, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा की है। ठीक है, कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ, 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ। अब इसका जो उपयोग होगा वो कैसे होंगे, इसके दिशा निर्देश इसमें इन्होंने जारी नहीं किए, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने कहा कि डिटेल में बताएंगे। हाँ,
अब देखिए प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपया तो ओनली उसके प्रबंधन, प्रचार प्रसार और परिचर्चा और गोष्ठियों के आयोजन हेतु दिए जाएंगे। मतलब इन 100 करोड़ रुपए में से 33 करोड़ रुपए 33 जिलों को इसके प्रचार प्रसार, प्रबंधन, परिचर्चा, मतलब इस पर चर्चा के लिए, गोष्ठियों मतलब जो अधिकारियों की मीटिंग होती है उनके लिए दिए गए हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके 67 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, वो बाकी कार्यों में खर्च होंगे इसी के अंतर्गत। फिर देखिए इसी अभियान के अंतर्गत यह चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के बजट के अंतर्गत देखिए इन्होंने और क्या क्या घोषणा की है। पीपाड़ सिटी एवं फलोदी, ये दोनों कहां पड़ते हैं? जोधपुर में पड़ते हैं। पीपाड़ सिटी और फलोदी के राजकीय अस्पताल को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। मतलब इन दो जगह पर जो राजकीय अस्पताल है उनको जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। अब देखिए राजकीय चिकित्सालय ओसिया में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बन जाता है कॉमन, और एक ये बन जाता है। ठीक है, राजकीय चिकित्सालय ओसिया, ये भी जोधपुर में पड़ता है, ओसिया में। प्रतिहार शासकों की नगरी है पुरानी, आपने देखा होगा ओसिया, जोधपुर में, राजस्थान के इतिहास में पढ़ा होगा आपने। फिर देखिए मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खोला जाएगा। फिर देखिए सांचौर जिला, जालौर, तारानगर, चूरू, सोजत पाली, लोहावट, बालेश्वर और भोपालगढ़, जोधपुर के राजकीय अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, ये ट्रॉमा सेंटर क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। साइंस में ट्रॉमा सेंटर क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जो सड़क दुर्घटनाएं होती है या किसी प्रकार से गिरने के कारण चोट लग जाती, गंभीर हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है, उनमें जो घायल होते हैं उनको व्यापक आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, ठीक है, गंभीर घायलों को व्यापक आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्या होता है, एक वार्ड होता है अस्पतालों में। ठीक है, और वो ट्रॉमा सेंटर किन किन अस्पतालों में होगा? सांचौर में, तारानगर, चूरू में, सोजत पाली में, लोहावट, बालेश्वर और भोपालगढ़, ये तीनों जोधपुर में। ठीक है, इनमें आपके क्या ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, उन दुर्घटनाओं के जो घायल होते हैं उनको आपातकालीन जो चिकित्सा सुविधाएं हैं व्यापक स्तर पर उपलब्ध करवाने के लिए क्या करेंगे, ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, क्वेश्चन बनता है यहां पर भी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, किडनी एवं लीवर की दवाइयों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा कि इस बजट में कौन कौन से रोगों की दवाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से, एक तो कैंसर हो गया, दूसरा किडनी हो गया और तीसरा हो गया लीवर। ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो रोग हैं उनसे संबंधित दवाओं को भी किसमें शामिल कर लिया गया है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न बन गया है, या 3 ऑप्शन तो ये हो गए, चौथा ऑप्शन कोई हो। ठीक है, तो ये 3 तो अभी शामिल किए गए, बाकी पहले शामिल हो चुकी है। अब देखिए निःशुल्क दवा योजना में दवाइयों की, निःशुल्क दवाइयों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, निःशुल्क दवा योजना में जो निःशुल्क दवाइयां मिलती हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 709 दवाएं निःशुल्क अभी मिल रही है। ठीक है, निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत ये कब शुरू हुई और इसमें कितनी दवाएं हैं, कौन कौन से रोग हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इस बजट में किन किन रोगों की दवाइयों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो 709 दवाएं। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जामों में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो पटवारी वाले हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, और आगे देखिए राजस्थान में कैंसर के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इस बजट में किस रोग के लिए रजिस्ट्री सिस्टम को शुरू किया गया है। ठीक है, इस बजट में 2020 और 21 के बजट में किस रोग की मॉनिटरिंग के लिए रजिस्ट्री सिस्टम प्रारंभ किया गया है, तो कौन से रोग की, कैंसर रोग की। फिर देखिए राजकीय और निजी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का पंजीयन अनिवार्य है, मतलब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उनका पूरा जो डेटा है वो रखा जाएगा और भविष्य में कैंसर रोगियों को
इलाज हेतु उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा। ठीक है, आने वाले जो समय में कैंसर रोगी होंगे उनको उचित मार्गदर्शन देने के लिए क्या किया गया, पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखिए अगले पॉइंट में वो क्या कहते हैं, पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर वहां के जो जिलों में क्या किया जाएगा, एमआरआई और सीटी स्कैन। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है जिसमें क्या होता है, रेडिएशन नहीं होता है। जैसे एक्सरे में रेडिएशन होता है वैसे इस तकनीक में रेडिएशन काम में नहीं आता है, और मैग्नेटिक फील्ड से काम करने वाली स्कैनिंग तकनीक होती है ये। इसमें होता क्या है, शरीर में कहीं पर भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, पानी होता है, पानी मतलब H2O। ठीक है, तो पूरे बॉडी में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो आपके फील्ड तकनीक है, ठीक है, उस पर ये काम करती है। और जहां पर हाइड्रोजन होता है हमारे शरीर में, ठीक है, पानी पूरे शरीर में है, तो उस क्षेत्र की क्या कर ली जाती है, एक इमेज बना ली जाती है। ठीक है, इसमें एक्सरे नहीं लिया जाता है, एक इमेज ले ली जाती है इस हाइड्रोजन के प्रभाव से। ठीक है, मैग्नेटिक जो आपके फील्ड पर काम करने वाली तकनीक है। तो इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजो इमेजिंग, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। जनरल साइंस में पूछ लेते हैं कई बार, पटवारी में पूछ ले, आपके कांस्टेबल में पूछ ले, अन्य एग्जामों में पूछ ले, तो जनरल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एमआरआई का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। दूसरा इसमें सीटी स्कैन है, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी। ठीक है, दूसरा क्या शब्द दे रखा है, सीटी स्कैन दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जनरल साइंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है वो भी बताता चलूंगा। ठीक है, जो भी आपके काम की चीज है वो सब पढ़ेंगे अपन इनमें से। ठीक है, तो सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार अपन ग्रहण करेंगे और थोती जो चीजें हमारे बिना काम की चीजें उनको नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी ये क्या होती है भाई, आप ध्यान रखिएगा, ये विशेष एक्सरे तकनीक होती है। जैसे एक्सरे होता है उसी प्रकार का होता है, लेकिन ये विशेष तकनीक होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो हमारे शरीर का कोई भी अंग होता है। ठीक है, अब एक्सरे में तो क्या होता है, उसका एक सामान्य सा चित्र आता है, लेकिन सीटी स्कैन में क्या होता है, परत दर परत क्या होता है, हर परत की क्या एक अलग सी एक्सरे पर होता है। हर परत का हमारे शरीर में देखिए जो भी अंग होता है, प्रभावित रोगग्रस्त अंग होता है, उसके पतली से पतली सतह का क्या हो जाता है, एक्सरे हो जाता है इस तकनीक में। जो सामान्य एक्सरे होता है उससे बहुत ज़्यादा उच्च गुण तकनीक है ये। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। हाँ, इसमें बात कर रहे हैं सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी पीपीपी मोड पर हर जिले में। ठीक है, हर जिले के चिकित्सालय में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी बात कर रहे थे अपन निरोगी राजस्थान। आप देखते हैं जो जांच सुविधाएं हैं या जो तकनीक है वो हर जिले में उपलब्ध नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों में आपको ये देखने को मिलती है। लेकिन इस निरोगी राजस्थान अभियान के तहत क्या किया जा रहा है, ये एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा हर जिले में उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, पूरे 33 जिलों में। किस मोड पर, पीपीपी मोड पर। इसके साथ ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु पीईटी सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये उच्च तकनीक की जो सीटी स्कैन मशीन है, ठीक है, ये 3 जिलों में विशेष रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर की बात करें तो मैंने आपको बताया था एक कैंसर ट्रेन के नाम से एक कुख्यात ट्रेन है। ठीक है, पंजाब से कैंसर के रोगी आते हैं। जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, तो उसमें इस वजह से बीकानेर में उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रारंभ करने के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा, ठीक है, यहां पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना कहां पर? सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय की बात हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, कहां पर? जयपुर में होगा, सवाई मानसिंह महाविद्यालय में होगा, चिकित्सा महाविद्यालय में होगा। ठीक है, और इसके लिए कहां से एमओयू किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस न्यू दिल्ली के साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है। ठीक है, दिल्ली का जो संस्थान है लीवर और जो पित्त रोग होते हैं, उन पित्त रोग विज्ञान संस्थान के साथ, दिल्ली के साथ एमओयू किया गया और यहाँ पर अंग प्रत्यारोपण विभाग के स्थापित किया जाएगा। कहां पर? सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में ही। ठीक है, फिर देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं। जयपुर के एमडीएम अस्पताल में कैथ लैब की स्थापना। कैथ लैब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो हृदय होता है, हृदय की धमनियों और कोष्ठ होते हैं। ठीक है, आलिंद और निलय आपने जो पढ़े होंगे। ठीक है, उनकी जांच के लिए क्या होता है? कैथ लैब। ठीक है, एक जांच केंद्र। ठीक है, कैथ लैब क्या होता है? हृदय की धमनियों और कोष्ठ की जांच के लिए जो केंद्र होता है उसको कैथ लैब बोलते हैं। ठीक है, स्थापना की गई थी। और अब देखिए पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के हृदय रोग होते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चों के दिल में छेद होता है, कई बार न्यूज में सुना होगा आपने ऐसा। ठीक है, बच्चों के जो हृदय रोग होते हैं उनके उपचार के लिए क्या किया जा रहा है? ठीक है, हृदय की धमनियों और कोष्ठ में जो रोग होते हैं बच्चों के, उनके लिए जो है उनके उपचार के लिए क्या किया जा रहा है? पीडियाट्रिक कैथ लैब की स्थापना की जा रही है। पीडियाट्रिक कैथ लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी? जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में की जाएगी। फिर देखिए और क्या प्रश्न बनता है। हाँ, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना की जाएगी। न्यूक्लियर मेडिसिन जो आपके उच्च तकनीक होती है, अणु तकनीक होती है, परमाणु तकनीक होती है रोगों के उपचार के लिए। ठीक है, उसकी स्थापना की जाएगी। बहुत ही उच्च तकनीक है ये। ब्रेन ट्यूमर सेरिब्रल एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो रक्त की जो वाहिकाएं होती है, ठीक है, रक्त वाहिकाओं का एक्सरे होता है। एंजियोग्राफी क्या होती है? रक्त वाहिकाओं का एक्सरे। ठीक है, उनके इलाज के लिए क्या होगा? डीएसए, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, उसमें होता है क्या है? जैसे हमारा शरीर धमनियों और शिराओं से, ठीक है, भरा पड़ा है। अब धमनियां होती हैं, उनका अगर एक्सरे करें तो उनकी पृष्ठभूमि से या उनके पृष्ठभूमि में जो अंग होते हैं उनसे उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। तो इस तकनीक से क्या किया जाता है? धमनियों का जो पृष्ठभूमि होती है उसको हटा दिया जाता है ताकि जो एक्सरे है वो उसी धमनी पर केंद्रित रहे। ठीक है, और उसकी जो एक्सरे वो क्लियर आए। ठीक है, उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। वो तकनीक क्या होती है? डीएसए तकनीक होती है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित की जाएगी। कहां पर? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। फिर देखिए, हाँ, अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राज्य कैंसर संस्थान, ठीक है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, और प्रश्न यहीं से ही मिलते हैं कई बार करंट के। ठीक है, राजस्थान कैंसर संस्थान कहां पर स्थापित होगा? जयपुर में होगा। फिर देखिए आपके मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जो है, एमडीएम अपन ने अभी बात की थी। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में ओपीडी ब्लॉक। ठीक है, यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है।
ठीक है। फिर देखिए आयुर्वेद, राजकीय, हाँ वर्तमान में एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है, ठीक है। इसलिए अब क्या है भाई, अजमेर और जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। प्रस्तावित है मतलब उन्होंने घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है, ठीक है। आपके प्रश्न बनेगा ऐसे कि राजस्थान में कितने राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय है, तो एक भी नहीं है, लेकिन कहाँ पर स्थापित किए जाने प्रस्तावित है, तो एक तो अजमेर में और दूसरा जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना की जानी है, ठीक है। अब देखिए आपके सीकर जिला मुख्यालय पर 50 शैय्याओं का एक आयुष, ठीक है, आयुष चिकित्सालय, ठीक है। यहां पर प्रश्न बनता है कि आयुष क्या है, ठीक है। आयुष एकीकृत चिकित्सालय, एकीकृत आयुष, एकीकृत मतलब आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी, ठीक है। ये चिकित्सा तकनीकें होती है किसी भी रोग के उपचार के लिए, ठीक है। तो एकीकृत जो चिकित्सालय है उनमें इन सारी चिकित्सा पद्धतियों से उपचार की क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है। और ये कहां पर हो रहा है, सीकर जिला मुख्यालय पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। यहां पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे और उनमें जो प्रश्न बनेंगे उनको समझाने के लिए कम पढ़ेंगे लेकिन गुणवत्तापूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न बने उनको एक बार नोट डाउन कर लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस आने वाले एग्जाम्स के लिए और भविष्य में भी पूछ सकते हैं। जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनकी बात की अपन ने, जैसे अभी पुरानी योजनाओं की भी बात की मुख्यमंत्री जी ने कि भाई निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना, जनता क्लिनिक हुआ, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हुई, ठीक है। ट्रोमा सेंटर क्या होता है, MRI क्या होता है, ठीक है, CT स्कैन क्या होता है, कैथ लैब क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होती है, आयुष क्या होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है। और आने वाले वीडियो में अपन और पढ़ेंगे, गुणवत्तापूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आगे भी साथ बने रहिए।